जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं पढ़ने कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 1 को, और जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। अभी तक हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ लिया है। हमने ये समझ लिया है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, हमने ये समझ लिया है शीत युद्ध क्या है, हमने ये भी समझ लिया है कि दुनिया किस प्रकार से दो खेमों में बटी और शीत युद्ध के दायरे क्या हैं। ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस में समझ लिया है। आज हम चल रहे हैं इस शीत युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को समझने। इस शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखने में इस कड़ी ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और ये कड़ी क्या है? गुट निरपेक्षता। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया है? दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। समझ में आई बात? तो इसको हम चल रहे हैं समझने। आप सब समझ, आपको मैंने बता दिया है कि पूरे शीत युद्ध में यूएसए और यूएसएसआर का डोमिनेंस है, और इन्होंने दुनिया को दो खेमों में बांट लिया है। अब जो नए देश, जो इन्हीं में से दो देश, देखो आपको पता है कि दुनिया में इसने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने सबसे ज्यादा अपने गुलाम देश बनाए थे, और ये किसके खेमे में था? ये अमेरिकी खेमे में था। तो जो देश इन दोनों की गुलामी से आजाद हो रहे थे, उनके सामने ये खतरा था कि अभी तो हम आजाद हुए हैं, फिर हम अगर इस प्रकार की गुटबंदी में चले गए तो फिर हमारे आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर हम दूसरों की जरूरतों के अनुसार अपना प्रयोग करवाएंगे। तो इसीलिए जो औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए थे, जैसे भारत और भी बहुत सारे देश, उन्होंने एक फैसला किया और अपना एक नया गुट बनाने का निर्णय किया, और उस नए गुट का नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। क्या नाम दिया गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट, ये नाम पड़ता है। और इसको बनवाने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं, कोई छोटा मोटा नहीं। इन दोनों महाशक्तियों के समक्ष एक दूसरी शक्ति को खड़ा करना, एक तीसरी शक्ति को, नॉन अलायंस को खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं थी, कोई छोटी बात नहीं थी। इन दो महाशक्तियों के समक्ष एक तीसरी शक्ति को बनाने का मतलब था कि इनकी ताकत को सीधे चुनौती देना, और इनकी ताकत को चुनौती देकर अपने हितों की रक्षा करते हुए इन औपनिवेशिक देशों ने एक संगठन बनाया, और जिसको नाम दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन। आज चल रहे हैं उसी के बारे में विस्तार से समझने कि उसने किस प्रकार से शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखने में, और ये गुटबाजी को, दो ध्रुवीयता को किस प्रकार से तोड़ने में मदद करी, और कैसे दुनिया को दो खेमों में बंटने से रोका। ये चल रहे हैं हम समझने और जानने आज की क्लास में। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बढ़ रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका किसे कहते हैं? लातिनी अमेरिका किसे कहते हैं? साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका या लातिनी अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, कि नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दो महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में अंडरलाइन करो कौन कौन है? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामी एनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। समझ में आ गई बात? तो ये 5 नेता कौन कौन? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो और आपके
वामे एनक्रोमा, ये 5 लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। देश कौन कौन से हैं आपके? आपका यूगोस्लाविया है, आपका मिस्र है, भारत है, इंडोनेशिया है और आपका घाना है। ये 5 देश हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया और दुनिया को एक तीसरा विकल्प मुहैया कराया कि अगर आप इन दोनों गुटों में नहीं जाना चाहते तो आप हमारे गुट में आ सकते हैं। और ये गुट उन लोगों का था जो एक ही जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। देखो एक चीज आपको मैं बता देता हूं, अगर आप अपने लोगों में रहोगे ना तो आपकी समस्याओं का बहुत अच्छे से निदान करा जा सकता है। आप अमीर, आप खुद ये इस चीज को आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति की कभी एक अपर क्लास व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं टिकती। बहुत रेयर चांस होता है कि टिक जाए, नहीं तो टिकती नहीं है। कहते हैं दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है, नहीं तो वो क्या होता है, वो मालिक और नौकर का रिश्ता होता है, वो आप उसे दोस्ती नहीं कह सकते, आप अपनी हैसियत नहीं भूल सकते, आप कभी भी उतनी फ्रैंकनेस के साथ उससे नहीं बात कर सकते जिस फ्रैंकनेस के साथ आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हो। तो यही फर्क होता है, यही फर्क होता है। और इस चीज को पंडित नेहरू बहुत अच्छे से समझते थे कि हम सबकी जरूरतें एक जैसी हैं, हम सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, और अगर हम सब मिल जाएंगे आपस में, अपनी जरूरतों को आपस में पूरा कर लेंगे और अपनी समस्याओं को भी आपस में पूरा कर लेंगे। और इस प्रकार से पंडित नेहरू ने और इन सभी नेताओं ने, उनके अतिरिक्त और 4 नेताओं ने इस संगठन को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार किया और आने वाले समय में ये दुनिया के बड़े संगठनों में से एक बन जाता है। सुनना अभी पता चलता चलेगा आपको, ठीक है। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे और अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। इन 5 देशों के बीच सहयोग, पहला शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, मतलब शीत युद्ध को बढ़ने नहीं देना और ज्यादा से ज्यादा नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में सम्मिलित करना। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने के प्रयास को लेकर इस संगठन का निर्माण किया गया था कि शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखना है, नहीं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है, क्योंकि हम पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम जो अभी उठे हैं ना, फिर हम दब जाएंगे, हम एकदम मिट्टी के नीचे चले जाएंगे। तो इसीलिए शीत युद्ध बना रहेगा, तभी हमारे लिए एक खुशामद होगी, नहीं तो हमारे लिए समस्या का विषय बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इस चीज को इन सभी नेताओं ने बहुत ही जोरदार तरीके से समझा और इसके प्रचार प्रसार पर बहुत अच्छे से काम भी किया। किन्होंने? इन 5 नेताओं ने। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। आप इस आंदोलन को आप ये कह सकते हैं, ये सभी कामों को करने वाला आंदोलन। इसीलिए इसने ये लाइन प्रयोग करी, कौन सी वाली? कि ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है। इसने कहा ना, दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह
बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। अगर आपसे पूछे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो आप कह दीजिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है। वो हर समस्या का समाधान लिए हुए बैठा है, वो हर प्रकार के मुद्दे पर काम करने के लिए तैयार है। वो इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए बनाया गया। उसने इस दुनिया को शीत युद्ध से बचाए रखने के लिए, शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखने के लिए, इन दो महाशक्तियों के बीच कलेश न पैदा हो और ये जो दुनिया दो भागों में बंट रही थी उसे रोकने के लिए इस आंदोलन का निर्माण हुआ और इस आंदोलन ने दुनिया को दो भागों में बंटने नहीं दिया। इस आंदोलन ने दुनिया को एक सही रास्ता, एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कि दुनिया सही रास्ते पर जा सकी और पूरी दुनिया सुरक्षित हो सकी। और अगर आज ये नहीं हुआ होता तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा कलेश बन जाता क्या? आपका शीत युद्ध। समझ नहीं बात? और हम जैसे देशों के लिए अपना विकास कर पाना मुश्किल हो जाता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो समझ में आई बात? आगे सुनो। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते थे। ऐसा नहीं है। अगर आप गुट निरपेक्ष आंदोलन में हैं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप विश्व राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि आप विश्व राजनीति में एक निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। भाई अगर आप इन दोनों के गुटों में रहोगे तो आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाओगे, लेकिन आप एक अलग गुट में रहोगे तो इनकी गलतियां आसानी से बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई बायसनेस नहीं रहेगा, आपको किसी से कोई प्रॉफिट या लॉस होने वाला नहीं है। मान लो अगर इसकी गलती मैंने बताई, इसकी गलती, ये नाराज होता है तो ये खुश हो जाएगा, ये हमारा फेवर करेगा, और अगर ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा तो ये फेवर करेगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में रहने से गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों का यह बेनिफिट हुआ कि एक महाशक्ति के नाराज होने पर दूसरी महाशक्ति अपने आप आपके नजदीक आ जाती है और आपसे अपना फायदा लेने का प्रयास करती है। तब आप भी नेगोशिएट करते हो कि आप भी उससे अपना फायदा लेते हो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों को बिन पेंदी का लोटा बनाया, लेकिन बिन पेंदी का लोटा बनना उस समय उनके लिए जरूरी था, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी शर्तों पर। समझ में आई बात? अगर आप इनके गुट में होते तो आप इनकी शर्तों के हिसाब से चलते, आप अपनी शर्तों के हिसाब से नहीं। जब आप एक अलग गुट में हैं, आपकी भी कंडीशन पावरफुल है, तो लोग आपके अनुसार आपकी शर्तों पर चलेंगे, आपको उनकी शर्तों पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? ये समझने वाली बात है। आप खुद देखो, अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो फिर पुलिस आपको अपने इशारे पर नचाती है, लेकिन सोच लो पुलिस से गलती हो जाए और आप उसकी कुछ क्लिपिंग कर लो, फिर पुलिस को आप अपने इशारे पे नचाते हो। समझ में बात? तो ये समझने वाली बात है। तो ये इसी को तो कहते हैं पॉलिटिक्स, और यही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा धूर्त कोई और नहीं है। मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि भारत सरकार ने, सीबीएसई ने क्यों इस चैप्टर को पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से निकाल दिया है, मैं नहीं जान पाया। ये चैप्टर पूरी किताब के लिए आधार है और हमारे देश की सरकार पता नहीं किस मानसिकता से हमारे देश के बच्चों का ज्ञानवर्धन कराना चाहती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इस देश के बच्चों से यह अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सरकार से कहें कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण चैप्टरों को सिलेबस से ना काटे, क्योंकि इससे सरकार का नुकसान नहीं है, आप लोगों का ही नुकसान है। आप लोगों को सही तरीके से नहीं समझ में आएगी विश्व राजनीति। ये चैप्टर आपके लिए आधारभूत है, आधार है। इस चैप्टर के बिना आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कभी नहीं समझ सकते। समझ में आई बात? आगे सुनो क्या कहता है, कहां गए थे हम? ठीक है। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का मतलब होता है अपने आप को इंसुलेट कर लेना, पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अलग थलग पड़ा रहूंगा। ये होता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है, अंडरलाइन करो, पृथकतावाद का अर्थ है अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। दुनिया में कुछ भी हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सही है कौन गलत है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इस पॉलिसी का अनुसरण किसने किया था? इस पॉलिसी का अनुसरण अमेरिका ने किया था। कब से कब तक किया था? 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। तो इस नीति के पर अमेरिका चला है कब से कब तक? पहले विश्व युद्ध के होने तक। उस 1787 से लेकर आप मान लो 1915 या 16, क्योंकि 14 से स्टार्ट होता है आपका दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध। ठीक है, उसने पृथकतावाद की उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शक्ति किसमें है? अपने आप को इन दोनों से अलग रखने में। किन दोनों से? इन दोनों से अलग रखने में, और इनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो तो सही निर्णय देने की है। किसकी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ताकत ही यही है कि वो किसी भी देश के फेवर में ना रहे, वो सही को सही और गलत को गलत बताए, और किसी भी हालत में इन दोनों के बीच में युद्ध ना होने दे। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और किसी भी नए देश को इनके गुटों में शामिल ना होने दे। यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत के बल पर उसने दोनों महाशक्तियों से अपने हित के और उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, और दोनों महाशक्तियों ने इसकी शक्ति को कबूला भी, इसको भी रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई तेरी भी अपनी एक ताकत है। समझ में आई बात? आगे सुनो। गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्थता का धर्म नहीं है। अब ये तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ अंडरलाइन कर लो। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने का मतलब ना पृथकतावाद था और ना ही तटस्थ होना था। तटस्थ होने का मतलब क्या होता है? युद्ध हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ना रुकवाने जाऊंगा, ना मैं कुछ कहूंगा, ना मैं ही लड़ने जाऊंगा। ये है तटस्थता। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने का मतलब ना पृथकतावाद है और ना ही तटस्थता है। दोनों ही चीज नहीं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने का मतलब है शीत युद्ध को रोकने का काम करना, इन दोनों महाशक्तियों में लड़ाई ना होने देना। यह है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सीधा मतलब। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने यह करके भी दिखाया। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? अब आते हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसको समझते हैं। ये क्या है और इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाई है, इस चीज को समझ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। अल्प विकसित मतलब
बहुत ही बेकार। मतलब अगर हम ग्रेड करें दुनिया में विकास को तो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो ये जो थे गुटनिरपेक्ष वाले देश, ये सी ग्रेड के देश थे। ए ग्रेड का कौन था? यूएसए। बी का कौन था? यूएसएसआर। और सी ग्रेड में हम सब थे। हम तो सी में से भी नीचे थे, डी ग्रेड मान के चलो, ठीक है। तो ये हम अल्प विकसित थे, हम अल्प विकसित थे। तो हमारे विकास के लिए भी इन अमीर देशों ने हमें साधने के लिए, हमें अपने एक गुट में सम्मिलित करने के लिए आर्थिक हथकंडे भी अपनाए। कैसे अपनाए? जरा सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं हो सकता। सही बात है। अगर आप सच में आजादी का अनुभव करना चाहते हैं तो आप अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं। बिना आर्थिक रूप से संपन्न हुए कोई व्यक्ति अपने आप को आजाद नहीं कह सकता। आप भी नहीं कह सकती, मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमारे पास अपनी खुद की इनकम नहीं है। और जिस दिन हमारे पास अपनी इनकम आ जाएगी, हम उस दिन आजाद परिंदे हो जाएंगे। और जब तक हम अपने माता पिता पर निर्भर हैं, तब तक हम अपने आप को आजाद परिंदा, आजाद पंछी, आजाद तो हम अपने आप को कह ही नहीं सकते। और यही चीज एक देश के लिए भी है। देश भी आजाद तभी माना जाएगा जब वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आज पाकिस्तान की बदहाली का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने अपने देश में न कभी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करी और ना ही किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन वर्क को प्रारंभ किया। यही कारण है कि आज पाकिस्तान बर्बादी की गर्द में है। पाकिस्तान को डोनेशन मिल जाता था कहां से? अमेरिका से। किस लिए? मैंने बताया आपको, आतंकवाद को फंड करने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? यूएसएसआर को। तो उसी पैसे से वो अपना देश चला रहा था। अब यूएसएसआर टूट गया 1991 में, उसके बाद अमेरिका ने उसको पैसा देना ही बंद कर दिया। और उसके बाद जो कंगाली पाकिस्तान में छाई वो आज आप सबके सामने है। एक दिन में कोई देश बर्बाद नहीं होता, ये बात जान लो। और एक दिन में कोई देश बनता नहीं है, ये भी बात जान लो। समझ में बात? आज अगर भारत इतने टॉप पर पहुंचा है या इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो उसके पीछे 70 साल पहले जिन्होंने खटाया है अपना दिमाग, उनका योगदान है। और आज जनता कह देती 70 साल में हुआ क्या है। अच्छा लगता है ये सुन के? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो किया ही नहीं 10 सालों में हो गया। क्या इस देश में 10 साल पहले मेट्रो नहीं थी? 10 साल पहले बिजली नहीं आती थी? क्या नहीं था इस देश में? भाई हम भी जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक दिन में कुछ नहीं होता। आपने भी किया है, ऐसा नहीं कह रहे कि आपने नहीं किया। आपने उन चीजों में सुधार किया है, आपने कुछ नया नहीं बनाया है, आप सुधार कर रहे हैं बस। और जिस एक्सपेक्टेशन का सुधार चाहिए था, उस एक्सपेक्टेशन का सुधार करा भी नहीं है आपने। समझ में ये बात? आप मान लो आपने 7 से 9 पे पहुंचाया है, 7 से 9 ग्रेड का बना दिया है आपने चीज को। जहां पहले हम 7 ग्रेड पे थे, आपने 9 ग्रेड पे कर लिया है, बस। और कुछ खास अंतर नहीं है। मैं मानता हूं हाईवेज अच्छे बन गए हैं, ये कदापि नहीं कहता कि आज की सरकार ने कुछ नहीं किया है। सब सरकारें करती हैं और सब सरकारों का काम है, लेकिन सरकार से सवाल करने पर देश की जनता को देशद्रोही, गद्दार ये कहना कदापि सही नहीं है। और आज सबको पता है कि हमारी मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, सबको दिखता भी है। पर क्या कहना कि फिर भी वो अपनी गलती को स्वीकारते नहीं है ना, ये सबसे बुरा लगता है। अच्छा मुझे बताओ, सत्ता से सवाल होता है कि विपक्ष से सवाल होता है? हो रहा है सत्ता से सवाल। अमीश देवगन को कभी सुना है? जी उस पे आता है,
अच्छा, अंजना ओम कश्यप को आज तक किससे सवाल करती हुई दिखती हैं? वो विपक्ष से। विपक्ष से सवाल करा जाता है, विपक्ष से नहीं सवाल करा जाता, सवाल करा जाता है सरकार से, सरकार से। और ये कौन सा सवाल होता है कि मोदी जी आप आम खाते हैं, बटुआ रखते हैं या नहीं रखते? कभी ये सवाल उनसे करा गया कि देश में रोजगार कैसे आएगा? इस देश का युवा जो पढ़ रहा है, अब आप भी बताओ हमारे पास कौन सा विकल्प है? हमारे पास रोजगार का एक ही तो साधन है ना, सरकारी नौकरी, कि हमारे पास और कोई है? हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम बिजनेस बिल्ड कर देंगे। इस देश में एक बहुत बड़े समुदाय के पास पैसा नहीं है, और पैसा चाहिए होता है एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस बिल्ड कर देगा। कर सकते हैं और करने में बहुत अंतर होता है। इतना पैसा नहीं है, आपको कम से कम 10 लाख चाहिए। किसके पास है 10 लाख? सरकार देगी, इतना नहीं देती। आपको लगता है कि सरकार बहुत आसानी से पैसा देती है? इतने आसानी से नहीं देती। जो चीजें चाहिए होंगी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा। फिर समझ में बात, बहुत चीजें हैं देती है सरकार, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिल गया पैसा और चल गया बिजनेस, ये भी तो नहीं है ना। बिजनेस इज अ रिक्स है बिजनेस, और जिसने रिस्क उठा लिया वो मैं मानता हूं बहुत आगे जाएगा, लेकिन रिक्स सब में उठाने की क्षमता नहीं है। समझ नहीं पा रहा? एक व्यक्ति का सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। एक घर में एक व्यक्ति का सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि दूसरा अगर रिस्क उठाता है तब भी चल जाएगा, कि अगर विफल भी होता है तो उसके पास कुछ रहेगा। लेकिन अगर वो भी विफल हो जाएगा और कुछ भी नहीं है घर में, फिर तो बर्बादी ही है ना। समझ नहीं बात? आगे कहां गए थे हम? तो हमें धनी देशों, ठीक है, तो इसीलिए उसी धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आजादी हासिल की गई। उसमें वो देश भी, भाई जब तक हमारे पास रोटी नहीं होगी तब तक हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं है। यही बात यहां पर भी है, यहीं पर भी है कि अगर हम लोग आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं होते और हमें इनमें से किसी न किसी पे सहायता लेनी पड़ती, तो इनमें तो वही देश शामिल है जिन्होंने हमको गुलाम बनाया। तो हमारी राजनीतिक आजादी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। जो हमें खाना देगा हमें उसी के इशारों पर काम करना पड़ेगा, उसी के इशारों पर हमें काम करना पड़ेगा, हमारी इच्छा हो या ना हो। समझ में आई बात? हमें मजबूरन उसके इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? इसी समझ से नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टुवर्ड द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। देखो जो ये यूएन है ना, ये जो यूएन है ये अमेरिका की कठपुतली, और ये अमेरिका की विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप देखेंगी, इसको समझेंगी तो आप देखिए कि इसमें किस विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आप पाएंगी कि इसमें पूंजीवाद को ही बढ़ाने का प्रयास किया गया है। पूंजीवाद, सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ाने का प्रयास इन नीतियों में आपको दिखेगा। आप एक बात बताइए मुझे,
मैंने कल ही धंधा स्टार्ट किया है, तो क्या मैं अगर पश्चिम के देशों में अपना सामान बेचूंगा तो क्या वहां का कस्टमर मेरा सामान खरीदेगा? एक दिन में आप पश्चिम की क्वालिटी को कंपीट कर पाओगे? बताओ, कदापि नहीं कर सकते। हम कभी भी पश्चिम की क्वालिटी को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम उनके काबिल नहीं बनते। हमें सीखने का समझ, पहली क्लास का बच्चा 12वीं क्लास के बच्चे के साथ कभी कंप्लीट नहीं कर सकता, और इसीलिए 12वीं क्लास के बच्चे को पहली क्लास के बच्चे के साथ नहीं बिठाया जाता, हमेशा उनके बीच में अंतर रखा जाता है। तो आप तो ये कर रहे हो, अगर आप इसके माध्यम से ये यूएन हम सब अल्प विकसित देशों के लिए वहां का बाजार खोलना चाहता था, जिससे कि ये विकसित देश के बाजार, विकसित देश की कंपनियां हमारे देशों में आए और अपना व्यापार लगाएं। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारे देश की जनता को बाहर का सामान मिलने लगेगा तो कोई हमारे देश का पुअर क्वालिटी का गुड खरीदेगा? फिर हम आर्थिक रूप से गुलामी हो जाएंगे। और आप अगर बात कर रहे हो कि आप कम कीमत पर हमें प्रौद्योगिकी दोगे, कीमत क्यों लगा रहे हो उसमें? हमें वो प्रौद्योगिकी बनाना सिखा दो ना, हमें वो नॉलेज ही दे दो जिससे कि हम खुद बना लें। हमें खरीदने के लिए क्यों कह रहे हो आप? इस यूएन ने हमेशा इस अमेरिका के फेवर में काम किया है। क्यों किया है मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा डोनेशन देता है यूएन को। यूएन में सबसे ज्यादा पैसा उसके मुंह में ठूसने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? अमेरिका। अमेरिका, इसीलिए ये अमेरिका के फेवर में, अमेरिका की विचारधारा के फेवर में नीतियां बनाने का काम करता है। और इन नीतियों को आप सुनेंगी तो आप पढ़ेंगी ध्यान से तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी। इसी देखो, हमने अपने देश को 1950 से लेकर 1951 तक विदेशी व्यापार से अलग रखा था, जिससे कि हमारे देश की कंपनियां अपने पांव पर खड़ी हो सके। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स होती तो ये पढ़ती आप तो आप जानती कि क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे देश में 1950 से लेकर 1991 तक बिजनेस करना आसान काम नहीं था। लाइसेंस एरा है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? लाइसेंस पीरियड। आपको एक सामान सी दुकान खोलने के लिए भी सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। उसमें कितना सामान होगा, कितना क्या होगा, सब कुछ सरकार के पास लिखित होता था। यही चीज करप्शन का रूप धारण कर लेती है इस पीरियड में, और यही हमारे देश के आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। ये आप अगर इकोनॉमिक्स होती तो आपको ये पढ़ाता हूं, ठीक है? आगे सुनो, आगे क्या है? गुणनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे, क्योंकि सभी जानते हैं भाई कि अगर आप आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं होंगे तो दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। देखो, छोटा सा है कुवैत। कुवैत अरब देशों में एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी पहुंच दुनिया के बड़े बड़े देशों तक है। उसकी पहुंच दुनिया के बड़े बड़े देशों तक है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, उसके पास फॉसिल फ्यूल बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए पूरी दुनिया उसको प्रोटेक्ट करने पे लगी रहती है, जिससे कि वो उनके साथ अच्छे से व्यापार कर सके। अभी जब मैं आपको अमेरिकी वर्चस्व पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इस आर्थिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। अगर आपको अपनी अप्रोच बनानी है तो आर्थिक रूप से अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आज आप अपने देश में देख लो, आप सबके मुंह पे अंबानी अडानी का नाम सुन रहे हैं। क्यों है? क्यों उनका मुंह सबके नाम पर है? इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है, और आप उनकी शादी को पूरे न्यूज चैनल पर देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सारे न्यूज चैनल ही उन्हीं के हैं, तो उनके अनुसार न्यूज वहां पर पॉडकास्ट करी जा रही है। आप इस चीज को समझिए।
इस चीज को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि पूंजीवादी समाज में पैसा सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी पूंजीवादी समाज में कोई औकात नहीं होती है। और भारत भी पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। जिसकी जेब में पैसा रहेगा उसकी औकात रहेगी, और जिसकी जेब में पैसा नहीं रहेगा उसको कोई पूछने तक नहीं आएगा, कोई पूछने तक नहीं आएगा। पैसा पूंजीवादी समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो कैसे भी कमाओ लेकिन पैसा कमाओ। पूंजीवाद की यही सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया को, इसीलिए इंसान के अंग भी बेच दिए जाते हैं। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका प्रमुख कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। समझ आई बात? अब आते हैं भारत पर, अपने देश पर। भारत ने शीत युद्ध में क्या भूमिका निभाई और भारत ने शीत युद्ध से किस प्रकार बेनिफिट लिए, इस चीज को हम चल रहे हैं समझने, क्योंकि हमारा देश है, हम तो अपने बारे में सोचेंगे ना। अब सुनना, क्या करा है भारत ने शीत युद्ध में, किस प्रकार का तांडव मचाया है, सोचना और समझना है। कैसे भारत बिन पेंदी का लोटा बना है, कैसे उसने अपने हित के लिए कभी यूएस का साथ दे दिया तो कभी यूएसएसआर का साथ दे दिया अपने हित के लिए। भाई क्योंकि हमारी उस समय कंडीशन ये नहीं थी कि हम सही का सही और गलत का गलत बोल पाए। पहले हमें अपने देश को बनाना था। तुमने भी अपने आप को बनाया था तो दूसरों को लूट कर ही बनाया था। समझ में आई बात? आगे सुनो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों की खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों की पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद, अंडरलाइन कर लो, संवाद, फिर से, भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता कराने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान तो भारत ने हमेशा शांति को बनाए रखने के लिए काम किया है। भारत ने कभी भी युद्ध को प्रमोट नहीं किया। तो भारत आज से युद्ध का विरोध करने वाला देश नहीं है। भारत की हमेशा हैसियत वही थी जो आज है। भारत तब भी युद्ध का विरोध करता था, भारत तब भी शांति को बढ़ावा देता था और आज भी वही कर रहा है। ये जान लो आप। आज भी हम उसी विदेश नीति को फॉलो कर रहे हैं जो पंडित नेहरू ने बनाई है। कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है हमारे देश की विदेश नीति में। हम उसी विदेश नीति पे चल रहे हैं जो पंडित नेहरू की विदेश नीति थी। जिस पॉलिसी पर पंडित नेहरू चलते थे उसी पॉलिसी पर आज भी भारत चल रहा है। किसमें? फॉरेन रिलेशन के मामले में। ये बात जान लो बहुत अच्छे से। आगे सुनो। यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य
सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्र के एक सच्चे राष्ट्र कुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया और शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जगह ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाई। शीत युद्ध को शीत युद्ध बनाए रखने में पंडित नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शीत युद्ध में किसी भी प्रकार का युद्ध ना होने पाए इस चीज को सुनिश्चित करने में पंडित नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे सुनिए। कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता अंतरराष्ट्रीयता के एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। भाई सभी अपने हित के हिसाब से चलेंगे, तो भारत ने अगर अपने हित के हिसाब से चीजों का प्रयोग किया तो गलत क्या है? इसमें क्या करा भारत ने, कैसे करा अपने हित में प्रयोग गुट निरपेक्षता की नीति को? सुनना। पहली बात तो यह कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदता होता हो, ना कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। भाई पहले हम अपना ही तो देखेंगे ना, सभी अपना ही देखते हैं। तो हम हमेशा इस कंडीशन में रहे कि अगर अमेरिका हमें आंख दिखाता था तो हम सोवियत की तरफ चले जाते थे, और अगर सोवियत हमें आंख दिखाता था तो अमेरिका हमारे पीछे खड़ा हो जाता था। लेकिन वास्तविक तौर पर मैं बताऊं तो अमेरिका ने तो हमेशा हमें आंख दिखाने की कोशिश करी, लेकिन सोवियत हमारा अच्छा दोस्त बना रहा। हर कठिन मौके पर उसने हमारा साथ दिया, सिर्फ 1962 को छोड़कर। 1962 में इसलिए नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि वो खुद फंसा पड़ा था। कहां पर? क्यूबा मिसाइल संकट में। और एक चीज और बता देता हूं, और ये जो आपका चीन था वो उसका पिछलग्गू था। भाई कोई अपने चेले के खिलाफ जाकर अपने मित्र का साथ थोड़ी न देगा, ये बात जान। तो चीन उसका चेला था, पर बाद में चीन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बाद में चीन के साथ एक सीमा विवाद पर युद्ध होगा ना। कब होगा? 1969 में। पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं है? ये रहा 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर मालिकाना अधिकार को। फिर उसके बाद वो चीन की फितरत को समझ गया। कौन? यूएसएसआर। फिर उसके बाद उसने भारत का खुला समर्थन किया हर मुद्दे पर। ठीक है, आगे सुनो। आगे कहां आगे थे? दूसरे भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही धौस जमा सकता था। क्यों? क्योंकि हम किसी के पिछलग्गू नहीं थे। हम क्या थे? हम दोनों के मित्र थे, हम किसी के पिछलग्गू नहीं थे। समझ रही बात? यही भारत के लिए सबसे बेनिफिशियल था पूरे शीत युद्ध में। समझ रही बात? तो ये है नेहरू की देन भारत को, कि भारत को उन्होंने एक अलग स्टैंड दिया कि कोई भी हमें आंख दिखा ना सके। आज हम दुनिया से आंख मिलाकर इसीलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कभी किसी की चेलागिरी नहीं की है, और पाकिस्तान ने चेलागिरी की है, इसीलिए आज वो बर्बाद है। आज वो इसीलिए बर्बाद है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। बुराई भी की जाती है, और बुराई यही है कि भारत कभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखता था। भारत में हित के अनुसार पलट जाता था, पलटू बन जाता था। आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है
कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुट निरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व की बहुत छोटे देशों को भी महाशक्तियों का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं या आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में यह विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। तो देखो गुट निरपेक्ष का मतलब ही यही था कि दुनिया को गुटों में नहीं बनने देना, दुनिया को सबका सम्मान करना सिखाना, यही आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। और कहीं हद तक गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इस चीज को संभव बनाया, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन उस प्रकार से अपनी ताकत को उबार नहीं पाया जिस प्रकार से उबारना चाहिए था। उसके बाद इसकी पकड़ ढीली पड़ती गई और आज के समय पर इसका नाम भी किसी को सुनाई नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,